हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर ट्री कोचिंग सेंटर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन सिस्टम में हमारे चैप्टर चल रहा है उसमें बाकी के कुछ चैप्टर हो चुके हैं। तो आज हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम ये समझते हैं, रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं जनन। तो जनन होता क्या है? तो जनन होता है, प्रत्येक जीव होता है जो अपने समान अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के अपने समान संततियां या बच्चों को जन्म देते हैं। और यही जंतुओं का अपने समान संतति उत्पन्न कर अपने वंश को लगातार आगे बढ़ाते रहना, अपनी जाति प्रजाति का अस्तित्व लगातार बनाए रखने के लिए ये प्रक्रिया करते हैं संतान उत्पन्न करने की। तो इसी को बोलते हैं जनन। तो अपने समान संतति उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। अब जनन कितने प्रकार का होता है? जनन होता है 3 प्रकार का: लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। लैंगिक जनन में नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन में शरीर के किसी भाग से, ठीक है, इसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। और कायिक भाग होता है जीव के किसी भी पार्ट के अलग होने से उसका पूरे उस अलग हुए भाग से पूरे जीव का निर्माण होना कायिक जनन कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं, हमारे चैप्टर में पढ़ना है हमके मनुष्य में लैंगिक जनन। तो मनुष्य में लैंगिक प्रकार का जनन होता है। 3 प्रकार के जनन होते हैं, उसमें मनुष्य में इस प्रकार का जनन होता है, ठीक है। तो मनुष्य में जनन होता है लैंगिक जनन होता है। तो मनुष्य में लैंगिक जनन एक द्विलिंगी प्रक्रिया है। अब द्विलिंगी कहते हैं, जीव होते हैं या तो एक लिंगी होते हैं या द्विलिंगी होते हैं या फिर बहुलिंगी होते हैं, जैसे मेल और फीमेल दोनों एक होते हैं, ठीक है। तो द्विलिंगी प्रक्रिया, इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं द्विलिंगी प्रक्रिया। तो द्विलिंगी प्रक्रिया में एक नर होता है और दूसरा मादा जीव होता है। नर से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। नर में बनते हैं शुक्राणु और मादा में बनते हैं अंडाणु। तो नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु, इनको बोलते हैं युग्मक। नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक बनेंगे। नर युग्मक को बोलते हैं शुक्राणु या स्पर्म। मादा युग्मक को बोलते हैं अंडाणु या ओम। तो लैंगिक जनन में क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जायगोट या फिर युग्मनज का निर्माण होता है। और ये युग्मनज आगे जाकर विकास करते हुए एक नए जीव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये प्रक्रिया है लैंगिक जनन की। तो मनुष्य में लैंगिक जनन होता है और ये द्विलिंगी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें नर और मादा अलग अलग 2 जीव होते हैं। नर में शुक्राणु का निर्माण होता है, मादा में अंडाणु, और दोनों मिलकर युग्मक बनाते हैं। और जो दोनों युग्मक बनने की प्रक्रिया है इसको बोलते हैं निषेचन। इसको बोलते हैं निषेचन, यानी कि नर व मादा युग्मक का मिलना कहलाता है निषेचन। और निषेचन के फलस्वरूप बनता है जायगोट, और उस जायगोट के आगे परिवर्तन होकर एक नए जीव का फॉर्मेशन होता है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों यौवन अवस्था या फिर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी ये होती क्या है? तो यौवन अवस्था होती है जनन कोशिकाओं का निर्माण। जब एक छोटा शिशु होता है तो उसमें जनन क्षमता नहीं होती है। जैसे जैसे उसकी वृद्धि होती है, उसका विकास होता है, उसकी उम्र बढ़ती है, तो उसमें जनन करने की क्षमता की शुरुआत होती है। तो जनन करने की क्षमता की शुरुआत से क्या मतलब है कि उसमें जो जनन ऑर्गन अंग है, ठीक है, जननांग है, उनका विकास होगा। और विकास का मतलब क्या होता है कि उसमें जनन कोशिकाओं का निर्माण बनना शुरू हो जाता है। और जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है और उसके बाद उसका कोशिकाओं का विकास होता है, जिसको बोलते हैं लैंगिक विकास। और जैसे ही लैंगिक विकास होता है उसके बाद में विकास परिपूर्ण होता है, उसके बाद होती है लैंगिक परिपक्वता।
और लैंगिक परिपक्वता से हमारा मतलब है संवेदनाओं, बौद्धिक एवं मानसिक स्तर में परिवर्तन। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि यौवनावस्था किस उम्र में आती है? तो यौवनावस्था लड़के लड़की दोनों में अलग अलग उम्र की होती है। ठीक है, लड़कियों में कुछ यौवनावस्था पहले आ जाती है जबकि लड़कों में बाद में आती है। तो लड़कियों में 12 से 14 वर्ष के बीच की मध्य में इस ड्यूरेशन में यौवनावस्था या फिर प्यूबर्टी आ जाती है गर्ल्स में 12 से 14 वर्ष में, जबकि लड़कों में 13 से 15 वर्ष के बीच, यानी कि लड़कों में बाद में आती है प्यूबर्टी। ठीक है, तो लड़कों में 13 वर्ष और 15 वर्ष के बीच में प्यूबर्टी आ जाती है। ठीक है, तो जैसे प्यूबर्टी आएगी तो प्यूबर्टी इस कंप्लीट चीज को, यौवनावस्था कंप्लीट होती है उसको बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रारंभ कैसे होगा? जनन कोशिकाओं का निर्माण होगा, इसको बोलते हैं गेमेट। गेमेट्स का निर्माण होगा और उनका विकास होगा। विकास के बाद उनकी परिपक्व अवस्था आएगी और ये परिपक्व अवस्था आती है 18 से 19 वर्ष में। यानी कि लैंगिक अवस्था की परिपक्वता कब होती है? 18 से 19 वर्ष की अवस्था में। यानी कि 18 से 19 वर्ष की अवस्था में लड़का हो या लड़की वो जननक्षम हो जाता है, उसकी जनन क्षमता की योग्यता उसमें आ जाती है, उसके बाद वो जनन की योग्य हो जाता है शारीरिक और लैंगिक रूप से। और लैंगिक परिपक्वता होती है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं शरीर में? संवेदनाओं, बौद्धिक एवं मानसिक स्तर में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उसकी संवेदनाएं बदल जाती हैं, अपोजिट सेक्स के उसके अट्रैक्शन बढ़ जाता है उसका। ठीक है, सोचने विचारने की क्षमता बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, तो इस तरह का उसमें परिवर्तन होता है यौवनावस्था आने पर। अब देखते हैं यौवनावस्था के लक्षण क्या क्या होते हैं। यौवनावस्था के लक्षण दोनों में, बॉय और गर्ल्स में दोनों में अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लड़कों में यौवनावस्था के क्या लक्षण होते हैं। तो लड़कों में जब यौवनावस्था आती है, ठीक है, तो लड़कों में यौवनावस्था कब आती है? 13 से 15 वर्ष की आयु में। ठीक है, 13 से 15 वर्ष की आयु में लड़कों में यौवनावस्था आएगी। तो उस टाइम उनमें क्या परिवर्तन होगा? उसका आवाज का भारी होने लग जाता है। बच्चों की आवाज थोड़ी बारीक होती है। ठीक है, उसका पिच कम होता है, जबकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लड़कों की और जैसे जैसे वयस्क अवस्था की और आते हैं, किशोरावस्था की ओर आते हैं, तो उनकी आवाज भारी होने लग जाती है। दाढ़ी मूंछ का आना, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उसमें दाढ़ी मूंछ का आना एक उनके प्यूबर्टी का लक्षण है। कांख एवं जनांग क्षेत्रों में बालों का आना, ये भी एक उनके प्यूबर्टी का लक्षण है। त्वचा का तैलीय होना, त्वचा पर तैलीय ग्रंथि होती है, सीबम बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो उनका विकास होना ये भी यौवनावस्था या फिर प्यूबर्टी का लक्षण है। तो ये सारे लक्षण थे, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, जनांगों पर बालों का आना, त्वचा का तैलीय होना। ठीक है, ये लड़कों में या फिर बॉयज में या फिर बोले मेल में प्यूबर्टी के लक्षण है। इसके बाद देखते हैं हम गर्ल्स में प्यूबर्टी के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है इसमें स्तनों का बनना एवं उनका आकार में वृद्धि होना। तो लड़कियों में जैसे जैसे प्यूबर्टी आते हैं स्तनों का बनना होता है और उनके आकार में वृद्धि होने लग जाती है। और सेम त्वचा का तैलीय होना भी उनका एक लक्षण है। जनांग क्षेत्रों में बालों का आना और रजोधर्म की शुरुआत होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका शुरू हो जाता है प्यूबर्टी अवस्था में। उसके बाद देखते हैं हार्मोन। मेल फीमेल दोनों में हार्मोन का स्राव होता है, जो कि टेस्टिज मतलब प्राथमिक जनांग होते हैं उनसे इनका स्रावण होता है। तो मेल होते हैं, ठीक है, पुरुष होते हैं, उसमें हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन और ये वृषण से स्रावित होता है, टेस्टिस से इसका स्रावण होता है। और इसी तरह से मेल में तो एक ही हार्मोन होता है और जबकि फीमेल में दो हार्मोन होते हैं, एक तो होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और ये दोनों हार्मोन अंडाशय से स्रावित होते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर मैंने इसमें 3 हार्मोन सेक्स हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसमें टेस्टोस्टेरोन नर में स्रावित होता है जो कि वृषण से होता है, और फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि अंडाशय से स्रावित होते हैं। इनको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मेल से टेस्टोस्टेरोन और फीमेल से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन वृषण में स्रावित होता है और ये दोनों हार्मोन जो अंडाशय में स्रावित होते हैं।
अब है नर जननांग। नर जननांग दो प्रकार के होते हैं। पहला टाइप है प्राथमिक नर जननांग और दूसरा है द्वितीयक नर जननांग। प्राथमिक नर जननांग उनको बोलते हैं जिसमें कि स्पर्म का निर्माण होता है, या फिर बोल दें नर युग्मक का निर्माण होता है। तो नर युग्मक क्या होता है? स्पर्म, शुक्राणु। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। तो क्योंकि फाइनली जब निषेचन होगा तो शुक्राणु अंडाणु का होगा, तो इसमें मेन चीज रोल शुक्राणु का होता है। इसलिए जहाँ शुक्राणु का निर्माण होगा वही प्राथमिक जननांग कहलाएगा। तो प्राथमिक जननांग है वृषण। इसी तरह से द्वितीयक जननांग उनको बोलते हैं जो कि जनन में हेल्प करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन तो शुक्राणु का होगा और शुक्राणु का निर्माण होता है टेस्टिस में, लेकिन बाकी ये अंगों का भी बहुत योगदान होता है इसे निषेचन में, क्योंकि निषेचन में वृषण कोश का योगदान होता है, स्क्रोटम, क्योंकि वृषण कोश के अंदर ही वृषण होते हैं। शुक्रवाहिनी, तो शुक्रवाहिनी होती है जो टेस्टिस से शुक्राणुओं को ले जाने का कार्य करते हैं। हम इसका एक एक आगे जाकर डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसलिए शुक्राणु वाहिनी भी एक सहायक अंग है, इसलिए इसको द्वितीयक जननांग में रखा गया है। इसी तरह से शुक्राशय या फिर सेमाइनक वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग, इसको यूरेथ्रा और सिसन। तो इस तरह से ये 6 द्वितीयक जननांग हैं। पहला है वृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग और सिसन। स्क्रोटम, वासा डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा और पेनिस, ये सारे 6 हैं जो कहलाते हैं द्वितीयक जनन अंग, और ये निषेचन में सहायक होते हैं, इसलिए इनको द्वितीयक अंग बोला जाता है। आगे देखते हैं प्राथमिक जनन अंग। तो प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? वृषण, क्योंकि वृषण के अंदर ही शुक्राणु का निर्माण होता है। और वृषण कोश कहाँ होते हैं? वृषण होते हैं वृषण कोश में। और जो प्राथमिक जननांग होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम गोनाड्स। उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? उन्हीं को बोलते हैं हम गोनाड्स, बोलते हैं जनद या फिर जनद। तो जनद क्या होते हैं? जनद प्राथमिक जननांग होते हैं। और इन प्राथमिक जननांगों में लैंगिक कोशिकाओं गेमेट का निर्माण होता है, और इसी प्राथमिक जनन अंग वृषण से ही टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन का स्रावण होता है। इसके अलावा अब देखते हैं टेस्टिस के 2 कार्य हैं। टेस्टिस का फर्स्ट कार्य है शुक्राणु का निर्माण, जो कि प्राथमिक कार्य है। इसके अलावा शुक्राणु अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है, और जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। तो शुक्राणु के 2 क्या कार्य हुए? एक तो टेस्टिस के 2 कार्य, एक तो शुक्राणु निर्माण और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण। तो दोस्तों आज के लिए यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, बाकी का अगले सेशन में लेंगे। और आप ये वीडियो लगातार देखते रहिएगा। हम इनको एक एक नोट्स बनाकर आपको, साइंस क्लास की 10th की बुक है उसका एक भी शब्द आपको इससे बाहर नहीं जाएगा, और हम उसको नोट्स बनाकर रीड, सीटेट, पटवार या फिर जिसमें भी साइंस आती है उसमें हम आपको इसमें बहुत हेल्प करेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी सजेशन है आप वो सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।